अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ट्रांसमिशन मेरा घर मेरी जन्नत, घर में रहिए महफूज रहिए। को एंकर नादिया मिर्जा और हुमैरा राना आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमेशा की तरह हम आपको बताते हैं कि कोरोना केसेस चूंकि पाकिस्तान में इनकी तादाद बढ़ती चली जा रही है, अवाम को ताउन करना है हुकूमत के साथ। तमाम सूबाई हुकूमतें और वफाकी हुकूमत भरपूर इकदाम उठा रहे हैं, लेकिन अवाम को भी इस बात का ख्याल रखना है कि अगर कोरोना को फैलाव को रोकना है तो एहतियाती तदाबीर हमें इख्तियार करना होंगी। लेकिन इसी हवाले से मजीद बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली कासिम खान सूरी। अस्सलाम वालेकुम कासिम साहब। कासिम साहब, अच्छा कासिम खान सूरी साहब अभी लाइन पर नहीं है, ज्वाइन करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम कासिम सूरी साहब। नदिया अभी वो लाइन पर नहीं है हमारे साथ। ओके फाइन। बेसिकली आज जो है वो मेरा आपके वेल में होगा कि दोबारा जो एक इजलास हुआ है उसमें कुछ रिकमेंडेशंस गई हैं, क्योंकि फाइनली जो 9 मई तक लॉकडाउन की तजवीज़ थी अब वो 9 मई करीब आ रहा है, तो बहुत सारी तजावीज़ मजीद रिकमेंडेशन जा रही है। जैसे कि जो ट्रांसपोर्ट है, मतलब आपने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को तो आपने रिलीफ दिया है, लेकिन अब जाहिर सी बात है जो ताजिर तबका और ताजिर तबके के बाद ट्रांसपोर्ट। कासिम खान सूरी साहब हमारे साथ मौजूद है, डेप्यूटी स्पीकर नेशनल असेंबली। अस्सलाम वालेकुम कासिम साहब। जी अस्सलाम वालेकुम कासिम साहब, कासिम खान सूरी साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा कासिम सूरी साहब, थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे क्योंकि मुख्तलिफ ज़राए से मुख्तलिफ खबरें आ रही होती है। एक तरफ तो डेफिनेटली मिनट टू मिनट सिचुएशन मॉनिटर की जा रही है, दूसरी तरफ कुछ बढ़ते हुए केसेस भी। बहैसियत हुकूमती नुमाइंदा और बहैसियत रिप्रेजेंटेटिव कि आप क्या चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं, मुझे बताइए और ये आवाम को बताइए कि हालात कितने कंट्रोल में हैं। हम आगे की तरफ जा रहे हैं, पीछे की तरफ जा रहे हैं, कुछ बेहतरी की तरफ जा रहे हैं या मजीद खराबी का इम्कान है? देखिए, जितना सबको पता है कि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की जो वबा है वो बहुत तेजी से फैली है, और जो बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक थे वहाँ पर भी जो है वो अमवात का रेशो जो है बहुत ज़्यादा है। अमेरिका आप सबके सामने, हम सबके सामने है, और वहाँ पर न्यूयॉर्क शहर जो है वो गढ़ बना हुआ है कोरोना का। और पाकिस्तान में 26 फरवरी को पहला केस आया है कोरोना का, और आज जो है वो मई है, मई का महीना है, तो तकरीबन 22,000 के करीब केसेस यहाँ पे हैं अभी तक। तो मैं समझता हूँ कि दूसरे ममालिक के निस्बत पाकिस्तान में सिचुएशन जो है काफ़ी हद तक कंट्रोल है, और जो हमने लॉकडाउन किया उसके बाद स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ गए, तो मैं समझता हूँ कि लोगों को बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी चाहिए, और जो जो हुकूमत चाह रही है इस रमज़ान में भी जो जो सेक्टर खोलना चाह रही है, तो उसमें भी उन तमाम कारोबारी हजरात से भी मेरी ये दरख्वास्त होगी कि वो भी तमाम एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। जी माजरत के साथ सूरी साहब मैं आपको इंटरवीन कर रही हूँ। हम अगर कंपैरिजन करें दीगर ममालिक के साथ तो इससे कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं है कि हमारी हालात जो है वो कदरे बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन दूसरी तरफ मेरा आपसे सवाल ये था कि जो पाकिस्तान के इस वक्त हालात है, जो पाकिस्तान की इस वक्त सिचुएशन है, कितने कंट्रोल में है? क्योंकि एक तरफ बातें होती हैं, रिकमेंडेशन आती हैं सख्त लॉकडाउन की, स्पेशली जो डॉक्टर्स हैं या दीगर पैरामेडिकल स्टाफ है, दूसरी तरफ हुकूमत जो है वो स्मार्ट लॉकडाउन की बात करती है। हमने अमेरिका में भी देखा जब लॉकडाउन में नरमी की गई तो केसेस दोबारा से मजीद बढ़ गए। इस हवाले से मैं आपकी स्ट्रेटेजी जानना चाह रही हूँ कि कितनी कंट्रोल है सूरत हाल। देखें, इसमें तो कोई वो नहीं कि हुकूमत चाहती है कि लॉकडाउन रहे, और उसके साथ साथ आपको पता है कि हमारे इस खित्ते में गुर्बत भी है, तो ये भी हमने देखना है कि गरीब का जो रोजगार छिन चुका है कि किसी तरह उनको दोबारा रोजगार भी मिले। एहसास प्रोग्राम के जरिए आपने देखा है जो कैश जो दिए गए गरीबों को 12,000 रुपये, वो हमारी हुकूमत की ये जो इक़्तिसादी हालत इतनी सही नहीं थी, इसके बावजूद जो है मैं समझता हूँ एक बेहतरीन इक़दाम था वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कि जो डायरेक्ट लोगों को, गरीब लोगों तक 12,000 तक नेट पहुंचे हैं, इसमें किसी MNA MPA किसी वजीर या मुशीर की सिफारिश की जरूरत नहीं थी। बराह रास्त खुदकार निज़ाम के जरिए गरीबों को उनकी मदद की गई इस लॉकडाउन में। मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ राय हैं, आजकल पूरी दुनिया में जो है वो आप अमेरिका में भी देख लें
تو لوگ اس لاک ڈاؤن کے خلاف نکل رہے ہیں, احتجاج کر رہے ہیں. قاسم خان سوری صاحب بالکل آپ وجہ فرما رہے ہیں کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اسٹیٹمنٹ دیا ہے, لائف کی طرف آ رہے ہیں. جی ہاں, آج ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ ہم معیشت کا پہیہ نہیں روک سکتے, چونکہ 5 سال تک ہم ملک کو بند نہیں کر سکتے. وہ کہ کیسز بڑھیں گے لیکن ہم نے اپنے ملک کو بھی آگے چلانا ہے. لیکن اگر ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں, کیونکہ کرونا وائرس ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان میں بھی اپنا قدم جما رہی ہے اور مکمل لاک ڈاؤن پر عمل درآمد ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. یقیناً عوام کے تعاون کا فقدان ہمیں نظر آتا ہے, کیونکہ پہلے ہم بات کرتے کہ جو لوگ دوسرے ممالک سے آئے ہیں, ٹریول ہسٹری ہے, ان کی وجہ سے پھیلا, لیکن اب لوکل ٹرانسمیشن زیادہ ہو چکی ہے. اس حوالے سے کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں, کس طرح سے لوگوں کو پابند کیا جائے گا؟ دیکھیں اب آپ کو پتہ ہے کہ پورے پاکستان میں لوکل جو ہے یہ پھیلتا جا رہا ہے. تو میری تو عوام سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ حکومت جو ہے احتیاطی تدابیر بتا سکتی ہے, حکومت لاک ڈاؤن کر سکتی ہے, لیکن عمل درآمد عوام پہ ہے. عوام کو چاہیے کہ ان میں ابھی ٹی وی پہ بھی اویئرنیس پھیلائی جا چکی ہے, پوری دنیا ان کے سامنے ہے, تمام پاکستانیوں کے سامنے ہے کہ جب تک آپ احتیاطی تدابیر نہیں کریں گے, آپ سوشل ڈسٹینسنگ نہیں کریں گے, تو آپ اس کو روکنے میں ناکام رہیں گے. اب کافی دن ہو گئے یہاں پہ اور بہت سے سیکٹر حکومت کھول بھی رہی ہے, انڈسٹری کا سیکٹر ہم نے کھول دیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آگے پلاننگ ہے, روزے ہیں, رمضان کا بابرکت مہینہ بھی ہے. لوگ چھوٹے دکاندار بھی جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ ان کو بھی دکانداری ان کی کھلے. میں سمجھتا ہوں کہ حکومت وہ SOPs لا رہی ہے جس سے جو ہے سوشل ڈسٹینسنگ بھی رہ سکے, اس کو پھیلاؤ میں روکنے کے لیے بھی مددگار ثابت ہو سکے وہ تدابیر. تو اب عوام کو بھی چاہیے کہ وہ تمام احتیاطی تدابیر اپنائیں جو حکومت وقت کہہ رہی ہے. اچھا سوری صاحب, یہ ٹرانسپورٹ اور اس کے ساتھ ساتھ مارکیٹ یعنی جو شاپنگ مالز ہیں, رمضان المبارک کا مہینہ ہے, آگے عید بھی آ رہی ہے, اس حوالے سے بھی کوئی تجویز ریکمنڈیشن زیر غور ہے؟ حکومت کے جو لوگ ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس پہ SOPs بنا رہے ہیں کہ کیا چیز کو کس ٹائم کھولنا ہے اور کون سے دکانداروں کو جو ہے پہلے وہ مارکیٹ میں ان کو کھولا جائے گی ان کی دکانیں. میں اس پہ حکومت کام کر رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ پوری کوشش کر رہی ہے کہ احتیاطی تدابیر کو سامنے مد نظر رکھتے ہوئے بازاروں کو کھولا جائے. ٹھیک ہے. اچھا قاسم خان سوری صاحب, 11 مئی کو قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا ہے, یہ 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے. کرونا کی صورتحال کے حوالے سے اس کے اوپر بات چیت بھی ہوگی. ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں, ہوم ورک کتنا کمپلیٹ ہے, اور شارٹ سیشن میں کیا کوئی قانون سازی بھی متوقع ہے؟ دیکھیں یہ بڑی احتیاط کے بعد اور تمام اپوزیشن جماعتوں کے جو لیڈران پہ ان کی متفقہ رائے کے مطابق جو ہے وہ 11 مئی کو قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا جا رہا ہے. جی. اس کے اندر تمام احتیاطی تدابیر اپنائی جائیں گی اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو ہے وہ کوشچن آنسر کا سیشن نہیں رکھا جائے گا اور جو مین 1 پوائنٹ ایجنڈا ہوگا وہ کورونا وائرس پر ملکی صورتحال ہوگی. اچھا, ہم جو تھوڑا سا گیپ دیکھ رہے ہیں یا تھوڑے سے ڈفرینسز دیکھ رہے ہیں بٹوین دا فیڈرل اینڈ سب پروونس, خاص طور پہ اگر میں سندھ کی بات کروں تو ان تمام معاملات پر, ان تمام اقدامات پر, ان تمام پالیسیز اور اسٹریٹجیز کو لے کر سندھ کتنا اس وقت آن بورڈ ہے؟ کیونکہ بلوچستان میں تو آئی گیس آپ لوگوں نے 19 مئی تک لاک ڈاؤن بڑھایا ہے, اسی طرح اس سے وفاق کا فیصلہ ہوگا, لیکن سندھ کے حوالے سے اطلاعات یہ آ رہی ہیں اور بڑی نیگیٹو چیزیں بھی بڑی سامنے آ رہی ہیں, وہ بھی میں بڑی ڈیٹیل میں نہیں جا سکتی, لیکن انہوں نے کہا کہ عید تک لاک ڈاؤن رہے گا. تو اور PTI کا ووٹر کراچی میں موجود ہے, کیا کوئی انٹروین کرنا ہے, ان کو آن بورڈ لینا ہے, ان کو کنونس کرنا ہے کہ جو پالیسی وفاق کی ہے, وزیر اعظم پاکستان کی ہے کہ پیرالل چیزوں کو لے کر چلے, تو وہاں پر بھی یہ جو ماڈل ہے اس کو اڈاپٹ کیا جائے؟ دیکھیں وزیر اعظم عمران خان صاحب نے پوری کوشش کی ہے کہ لاک ڈاؤن کے بارے میں تمام صوبوں کی اتفاق رائے کے ساتھ عمل کیا جائے اور ان کو اعتماد میں لیا جائے. اسی سلسلے میں 11 مئی کو قومی اسمبلی کا اجلاس بھی بلایا جا رہا ہے اور اس میں پورے پاکستان کے نمائندے آئیں گے اور وہ اپنی رائے دیں گے اور اس پر فیصلہ ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ قومی اسمبلی میں بلوچستان, سندھ, خیبر پختونخوا, پنجاب اور تمام علاقوں کی نمائندگی ہے. تو اجلاس بلانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ کورونا پر موجودہ ملکی صورتحال پر بحث کی جائے.
अच्छा सूरी साहब, चूंकि आपका ताल्लुक बलूचिस्तान से है, मौजूदा हुकूमत ने लॉकडाउन में तोसी भी कर दी है, नहीं पता ये 1 माह चले, 2 माह चले, 6 माह चले या इसका दौरानिया कितना तवील हो जाए। मौजूदा इंतहाई सूरत हाल में जारी रहने की सूरत में जो अहम ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, उसके बाद लोगों की दूसरे दर्जे की ज़रूरियात भी आती हैं। हुकूमत पहले दर्जे की ज़रूरियात को तो देख रही है, लेकिन जो दूसरी ज़रूरियात हैं उस हवाले से भी कोई स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट की है हुकूमत बलूचिस्तान ने? देखिए, हुकूमत बलूचिस्तान भी पूरी कोशिश कर रही है कि वो इस कोरोना वायरस से एक अच्छे तरीके के साथ निपटे और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आगाही भी दे। और जो कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन है, आपको पता है कि बलूचिस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट में अल्लाह ताला का शुक्र है कि कोरोना वायरस नहीं फैला है और तकरीबन ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो कोरोना वायरस से फ्री हैं। जो कोयटा शहर है और जो इर्द नवा की जो दूसरी डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ पे कोरोना वायरस है और खुसूसन कोयटा शहर के अंदर ज्यादा है। तो कारोबार भी कोयटा शहर के अंदर है। अब हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है कि बारला जो है वो 19 तारीख तक उन्होंने आगे लॉकडाउन का कह दिया है कि किसी तरह कोयटा शहर के अंदर लोकल। सूरी साहब, आप नहीं समझते कि लोग डरे हुए हैं या लोग छुपा रहे हैं, सामने नहीं आ रहे? अगर किसी के अंदर कोई अलामात जाहिर भी हो रही है तो हॉस्पिटल का रुख नहीं कर रहे, क्योंकि उन्हें खौफ है कि अगर हम हॉस्पिटल जाएंगे वो हमें एडमिट करेंगे, बाहर हमारे घर वालों को इत्तला कर तो दी जाएगी लेकिन हमें उनसे मिलने नहीं दिया जाएगा। और सिवियरिटी की सूरत में अगर खुदा न खास्ता कोई डेथ भी वाक़ई हो जाती है तो वो भी कन्फाइंड किस्म का होकर नमाज जनाजा की भी शायद इजाजत ना मिले, तो लोग उस खौफ व हिरास में है, एक स्टिग्मा है। आप समझते हैं कि ये भी एक वजह हो सकती है कि लोग हॉस्पिटल नहीं जाते, छुपाते हैं अगर अलामात जाहिर भी हो जाएं और लॉकडाउन पर अमल दरामद भी नहीं होता? इवन दो नहीं, इस तरह का कोई भी मैं समझता हूँ कि इस तरह के हालात नहीं है। लोग बल्कि बेखौफ हैं और बाजारों में भी निकल जाते हैं। और इस तरह के आजकल सोशल मीडिया का दौर है, कोई भी अगर कोरोना की वजह से कोई किसी की भी जान जाती है तो मैं समझता हूँ एकदम इलाके में पता चल जाता है कि ये कोरोना की वजह से है। अस्पतालों में भी ज्यादा रोका गया है। खुद हुकूमत कह रही है कि आपको अगर मामूली कोई भी बीमारी है तो आप अस्पतालों का रुख ना करें। जी बिल्कुल ठीक है। सूरी साहब, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोरोना तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ऑफ कोर्स एक ग्लोबल चैलेंज है, ग्लोबल क्राइसिस है। दूसरी एक और चीज जो कि सिंध में इस वक्त सिंध गवर्नमेंट इसको लेके बड़ी कंसर्न है। लोकल्स यानी जो स्टडी दल की हवाले से बात हो रही है, उन्होंने कहा कि जी इन्होंने पहले हमला किया, इससे बड़ी पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर स्टेट है, सिटी है, कंट्री है, अगर ये वहाँ की ज़राअत को इफेक्ट करता है तो डेफिनेटली एक बड़े क्राइसिस का सामना हो सकता है इजनास का। उन्होंने कहा कि पहले ये बलूचिस्तान में हुआ और अब बलूचिस्तान से ये सिंध में एंटर हो रहा है और वफाक इस पे खामोश है, कोई एक्शन नहीं ले रहा। अगर बलूचिस्तान में इस पे स्प्रे हो जाता, कंट्रोल कर लिया जाता, तो फिर ये सिंध में नहीं आता और सिंध की फसलों को तबाह नहीं करता। आप इस पे क्या कमेंट करेंगे? मैं समझता हूँ कि ये टिड्डी दल हमेशा से ईरान की तरफ से आया है और बलूचिस्तान से फिर सिंध और पंजाब की तरफ आता है। तो इस दफा फिर हुकूमत ने जो है वो स्प्रे का बंदोबस्त किया है और तुर्की से जहाज मंगा रही है जो ये स्प्रे करेगी और इसको कोशिश करेगी जल्द से जल्द खत्म हो टिड्डी दल और जो फसलें हैं ये खराब होने से बच सकें। लेकिन जो सिंध का क्लेम है कि अगर बलूचिस्तान देर हो गई है, वफाक ने देर कर दी, सिंध में एंटर होने से पहले बलूचिस्तान में स्प्रे हो जाता तो शायद बेहतर होती सूरत हाल। देखें, मुख्तलिफ राय हैं, आप सही कह रही हैं। मैं समझता हूँ कि ये अभी वहाँ पे ये कुछ रह गए थे टिड्डी दल और उन्होंने वहीं पे अंडे और बच्चे भी दिए हैं, जिसकी वजह से इनकी तादाद तेजी से बढ़ रही है। तो अब हुकूमत ने जो है वो स्प्रे का बंदोबस्त किया और तुर्की से जहाज मंगाए हैं कि इनकी जो है वो इनको खत्म किया जा सके और फसलों को बचाया जा सके। अच्छा सूरी साहब, हम ये देख रहे हैं कोरोना वायरस की तरफ वापस आते हैं। एनसीसी और एनसीओसी के बाकायदगी से इजलास भी हो रहे हैं और 4 वज़राए आला जो हैं सूबों के उसमें शिरकत भी करते हैं। आप बताइएगा कि कुछ रिजर्वेशंस भी सूबों की तरफ से सामने आ रही हैं, उनको किस हद तक एड्रेस किया जा रहा है और अगर कहीं कोई कमी बेशी है तो क्या उन नीड्स को फुलफिल किया जा रहा है टाइमली? देखें, असद उमर साहब की ज़ेरे क़यादत आज भी इजलास था। मेरा ख्याल है तमाम जो है वज़ीर आला ने उसके अंदर शिरकत की है बाय वीडियो लिंक। मैं समझता हूँ कि तमाम सूबों को ऑन बोर्ड लेती है वफाकी हुकूमत और पूरी कोशिश करती है कि एक राय के साथ जो है वो तमाम इक़दाम किए जाए पूरे मुल्क में। मैं आपको एक और भी बात बताता चलूँ कि कोरोना वायरस से बहुत सी चीज़ें इम्प्रूव भी हुई हैं।
आपने देखा कि पहले मास्क जो था वो हम बाहर से मंगा रहे थे, जी बिल्कुल। आज पाकिस्तान में मास्क और ये सर्जिकल जो दूसरी चीजें हैं वो बनना शुरू हो चुकी हैं, बल्कि हुकूमत कोशिश कर रही है कि उसको बाहर ममालिक में भी भेजा जा सके। इसी तरह वेंटिलेटर है जो पाकिस्तान में नहीं था, अब जो है वो पाकिस्तान के अंदर बनना शुरू हो गया है। दुनिया में 95-96 लाख रुपए का और पाकिस्तान में 25 से 26 लाख रुपए तक का बन रहा है। तो मैं समझता हूँ कि अपनी कौम पर भी हमें भरोसा करना चाहिए और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हम खुद पुख्तार हो सकते हैं और हमने इस मुश्किल वक्त में हमारी कौम ने करके भी दिखाया। ठीक। अच्छा, 18वीं तरमीम के बाद तालीम और बिलखुसूस सेहत का जो शोबा है वो सूबों के पास चला गया, हर सूबा उसकी अपनी नुमाइंदगी करता है। अब बलूचिस्तान हुकूमत 19 मई तक तौसीह करती है और विफाक ने डिसाइड करना है 9 मई के बाद। फिर जो विफाक डिसीजन लेगा, क्या वो डिसीजन जो है वो तमाम सूबों के लिए इम्प्लीमेंटेशन उसकी होगी जरूरी, या सूबे इस हवाले से फिर अपनी कोई डेट लेकर आएंगे या अपना कोई सारे ख्याल करेंगे इस हवाले से? देखिए, 18वीं तरमीम के बाद बहुत से जो शोबे हैं वो सूबाई हुकूमत की कंट्रोल में हैं और मैं समझता हूँ कि तमाम पूरे मुल्क में जो भी वफाकी हुकूमत और सूबे मिलकर जो फैसला करें वही तमाम सूबों में होना चाहिए, ना कि अलग अलग हर कोई फैसला करे। हर एक की सिचुएशन भी अलग है। आपने देखा तालीमी हिसाब से भी जो है वो आज जो मीटिंग हुई थी उसके अंदर जून तक 3 सूबों ने कहा कि तालीमी इदारे बंद रहने चाहिए और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने कहा कि नहीं, खोलने चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये तमाम मामला चाहे वो तालीमी इदारे हों, चाहे वो बाजार हों, चाहे लॉकडाउन हो और दूसरी चीजें हों, वो वफाकी हुकूमत के साथ मिल बैठकर सूबों को एक राय पे आना चाहिए और उसके बाद जो है वो अमल दरामद करना चाहिए। देखिए, दूसरे सूबों में सुरी साहब, चूंकि ज़ाहिर है अगर सिंध की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे अपोजिशन है, मतलब जो वफाक में अपोजिशन है यानी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, तो वो बज़ाहिर मुमकिन नहीं है कि वो वफाक की पॉलिसीज को फॉलो करेगी या अडॉप्ट करेगी। तो आप नहीं समझते ऐसे में जो शिद्दत से बारहा ये बात उठाई जा रही है कि 18वीं तरमीम में कुछ मजीद तरमीम जरूरी है, जैसे कि खासतौर पर जो एजुकेशन सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर है, वो सेंट्रलाइज होना चाहिए, और प्लस ये कि क्या अपोजिशन से इस हवाले से कोई राब्ते, कोई बातचीत, कोई कांटेक्ट हुआ है? देखें, कौमी असम्बली जो है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा कानून साज इदारा है और इस कानून साज इदारे का काम ही ये है कि वो कानून के अंदर कहीं भी अगर देखते हैं कि बेहतरी की गुंजाइश है तो बेहतर कानून को करने के लिए कौमी असम्बली में करारदाद लाई जाती है और उसको मंजूर किया जाता है, कानून की शक्ल दी जाती है। 18वीं तरमीम के बाद भी मैं समझता हूँ कानून जो है वो एक मुंजमद चीज नहीं है। कानून वक्त के साथ बदलते रहते हैं और बेहतरी की हमेशा गुंजाइश होती है। तो 18वीं तरमीम के बाद भी अगर कहीं पे भी बेहतरी की गुंजाइश है तो हुकूमत वक्त को चाहिए कि वो करारदाद, वो कानून साजी करे और अपोजिशन को भी उसमें एतमाद में ले, और कानून साजी तो काम ही करना कौमी असम्बली का है। तो मैं समझता हूँ 18वीं तरमीम के बाद भी 19वीं तरमीम भी आ चुकी है और भी आप तरमीम ला सकते हैं और वो हर उस चीज को आप बेहतर कर सकते हैं जिसमें आप समझते हैं कि बेहतरी की गुंजाइश है कानून। ठीक है, थैंक यू वेरी मच कासिम खान सूरी साहब, हमसे गुफ्तगू करने का, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज के लिए वक्त निकालने का। मेरा बात इसी तरह से हो रही है कासिम साहब। अच्छा, दोस्त, एक तो आपने हेल्थ सेक्टर की बात की, उसके बाद हम एजुकेशन को भी अगर लेकर देखें तो बहुत ज्यादा एक अनसर्टेनिटी होती है। जैसे स्कूल खुलने का मामला है तो कहा यह गया कि जी जून से स्कूल खुल जाएंगे। इस पर भी आज एक इजलास हुआ था जिसमें तमाम जो सूबाई वज़ीर तालीम है वो भी ऑन बोर्ड थे। शफकत महमूद साहब ने उसका भी एक इजलास तलब किया, उनकी रिकमेंडेशन आई। शफकत महमूद साहब से मेरी बात भी हुई थी आज, तो वो यही कह रहे थे कि हमने तो अपनी रिकमेंडेशन बेसिकली कमांड एंड कंट्रोल जो एनसीसी उसमें हमने देनी है, जो असल जो फैसला है वो डेफिनेटली वजीर आजम पाकिस्तान का होगा। लेकिन यहाँ पर भी अगेन और बार बार इस चीज की जरूरत को महसूस किया जा रहा है कि हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, इसको सेंट्रलाइज होना चाहिए। इसकी पॉलिसीज अगर आप फर्क करेंगे, अब जो आपका सिलेबस का इतना ज्यादा डिफरेंस हो जाता है तो ये बहुत ज्यादा सूबों में बेचैनी है, सूबों के लिए आवाम में, वालिदैन में बहुत ज्यादा इसको लेकर हम स्कूल खुलेंगे नहीं खुलेंगे, स्कूल चाहते हैं, बच्चों को बेचेंगे, बच्चे कितने सेफ होंगे। तो ये बड़े टेली स्कूल का हालांकि ये शुरू किया गया है चैनल, लेकिन बहुत अच्छा इकदाम है, ऐसा इकदाम है हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से। लेकिन अगर दूसरी जानिब देखें
इस तरह से घर बैठे तालीम हासिल करना और यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेजेस में जाके तालीम हासिल करना, इनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। गो कि इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों की ज़्यादा बढ़ जाती है, उनको टाइमली वहाँ जाना होता है। लेकिन हुकूमत वक्त ये देखेगी कि क्या स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी का खोलना उस वक्त तक फिजिबल होगा या नहीं होगा। चूँकि हमने देखा कि जब कोरोना केसेस, पहला केस जब आया 26 फरवरी को, उसके बाद मीटिंग स्टार्ट हो गई, तो उसके बाद ये फैसला किया गया कि जो भी ऐसी इकट्ठी गैदरिंग्स वाली जगह हैं, चाहे वो जामियात हैं, मस्जिदें हैं, स्कूल हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, शादी हॉल्स हैं, सिनेमाज हैं, तो वहाँ पर उनका ये कहना था कि सबसे पहले इनको बंद किया जाए। तो सबसे पहले उनको जब बंद किया गया तो काफ़ी हद तक इस बात का इंप्रेशन गया कि जो फैलाव था कोरोना वायरस का, उसको हम काफ़ी हद तक कम करने में मदद हमें मिली। लेकिन चूँकि मुतहम्मिल नहीं हो सकता मुल्क मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन का, जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा था कि हम जा रहे हैं स्मार्ट लॉकडाउन की जानिब, तो यकीनन पाकिस्तान की मईशत का पहिया भी चलाना है और दूसरी तरफ हमने कोरोना के फैलाव को भी रोकना है। ठीक बात है। और हमारे साथ इस वक्त फैसल करीम कुंडी साहब मौजूद हैं, फॉर्मर डेप्यूटी स्पीकर नेशनल असेंबली, पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है। जी अस्सलाम वालेकुम फैसल करीम कुंडी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। जी फैसल करीम कुंडी साहब, आपका ताल्लुक KPK से है और मैं कल देख रही थी आपने भी एक प्रेस टॉक भी की थी, एक प्रेस ब्रीफिंग थी, जिसमें आपने कुछ रिजर्वेशंस का कुछ रिजर्वेशंस का आपने इजहार किया था, क्योंकि KPK वो सूबा है कि जहाँ पर टेस्ट भी फिलहाल कम हो रहे हैं, तो जाहिर सी जब टेस्ट कम है तो जो नंबर्स ऑफ पॉजिटिव केसेस हैं वो कतरे कम है, लेकिन उसमें जो मोर्टेलिटी रेट है, यानी जो शरह अमवात है, वो कदरे ज्यादा है। तो अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो सबसे वो सूबा है जो सबसे ज्यादा इससे मुतासर हो रहा है। आपको कहाँ लगता है कि इसमें कहाँ कोई लेकनेस है, हुकूमत उस तरीके से इकदाम नहीं कर रही, या क्या मसला है? देखिए, मैंने कल भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और जिस तरह पूरे पाकिस्तान में क्योंकि कोरोना है, जो है इसकी है वो डेथ है और जो है वो सबसे ज्यादा है, और इसमें हमने ये कहा है। अच्छा फैसल करीम कुंडी साहब की आवाज हमें क्लियर नहीं हो रही, तो मेरा ख्याल है उनको अगर दोबारा हम एक दफा जी कुंडी साहब कंटिन्यू कीजिए। जी हमने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें भी हमने हुकूमत को ये तवज्जो इसी तरफ दिलवाई थी कि क्योंकि KPK अनफॉर्चुनेटली एक वाहिद सूबा है जिसमें जो है डेथ रेट सबसे ज्यादा है और जो टेस्टिंग जो है कैपेसिटी है वो कम है, जिसको हमारी ये कि फेडरल हुकूमत KPK हुकूमत को सपोर्ट करेंगे, उनके तर्जुमान की तरफ से आ रही थी कि कुंडी साहब आपकी आवाज में थोड़ी डिस्टॉर्शन है। क्या ये मुमकिन है कि हम फैसल करीम कुंडी साहब को दोबारा से एक दफा कॉल कर ले उनको, और दोबारा उनको कॉल करते हैं, क्योंकि वो मेरा ख्याल है वो सिग्नल्स का भी समटाइम इशू होता है। और फैसल करीम कुंडी साहब का ताल्लुक गो के KPK से है, लेकिन नादिया हमने ये भी देखना है चूंकि वो पीपल्स पार्टी से बिलोंग करते हैं और डेफिनेटली इस वक्त वफाकी हुकूमत भी ये चाहिए कि जो तमाम सियासी जमातें हैं वो ऑन बोर्ड हों, एक ही पेज के ऊपर हों। जो आपके अपने जाती सियासी मफादात हैं उनको बालाए ताक तो आपने रखना है। जाहिर सी बात है कि अगर आप अपने सियासी मफादात को बालाए ताक रखेंगे, आपको पसे पुष्ट बल्कि डालेंगे, तो यकीनन इस बात का कभी इम्कान है कि हम कोरोना जैसे मर्ज से छुटकारा भी पा सकते हैं। और यकीनन हम एक पेज पर होने के साथ साथ अवाम को, दुनिया को एक बड़ा वाज़ेह पॉजिटिव मैसेज भी जाता है कि इस संगीन सूरत हाल में पाकिस्तान की तमाम जो पॉलिटिकल जमातें हैं, जो अस्करी क़यादत है, वो तमाम के तमाम एक सफ़े पर मौजूद हैं और कोरोना वबा से निपटने के लिए भरपूर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी यही कहा था, यही मैसेज दिया था कि सियासत फिर कभी हो जाएगी। लेकिन कुंडी साहब उन सियासी रहनुमाओं में से एक है जो बड़ी संजीदा गुफ्तगू भी करते हैं, खतरे मज़बूत तजावीज़ भी यकीनन उनके पास होंगी, क्योंकि ये जो है वो किसी एक पार्टी का, एक हुकूमत का, किसी एक का चैलेंज नहीं है, पूरा ग्लोबल चैलेंज है, पूरे पाकिस्तान को इसमें मिलकर लड़ना है। फैसल करीम कुंडी साहब, जो सूरत हाल है वो तो हमारे सामने है। अगर हम यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो जो अभी तक फिगर है 3712 जो है वो मुतासरीन है, 2570 जो है वो सेहतियाब हो चुके हैं, सॉरी जो एक्टिव केसेज हैं वो 2570 है, सेहतियाब अफराद 939 है, और जो कुल अमवात है जिसमें हमारा और आपका कंसर्न है 203। आपके पास क्या तजावीज़ है हुकूमत को देने के लिए इस पर?
देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि टेस्ट कैपेसिटी को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हमारे सूबे में टेस्ट कैपेसिटी जो है वो बहुत कम है। क्योंकि जब तर्जमान खैबर पख्तूनख्वा आते हैं तो उन्होंने कल भी कहा था कि हम 1000 से 1200 के दरमियान डेली बेसिस पे टेस्ट कर रहे हैं। तो टेस्ट कैपेसिटी जो है उनको बढ़ाना चाहिए। उसके लिए फेडरल गवर्नमेंट को केपीके हुकूमत को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर आप केपीके की बात करें तो उधर जो है वो सबसे ज्यादा अनफॉर्चुनेटली डेथ रेट्स हैं। और जो है हमारा जो बॉर्डर है वो अफगानिस्तान के साथ इस वक्त भी अफगानिस्तान से काफी लोग जो है वो बॉर्डर क्रॉस करके जो है पाकिस्तान आ रहे हैं। क्वारंटाइन उनको प्रॉपर मतलब केयर होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि केपी हुकूमत को सपोर्ट टेस्ट के टेस्टिंग होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप 1200 टेस्ट भी कर रहे हैं, 1300 भी कर रहे हैं, और इतने लोग अगर उसमें आ रहे हैं और डेथ रेट ज्यादा हो रहा है, तो उसमें जो है सीरियस जो है वो चीज है। इसको हुकूमत को देखना चाहिए, फेडरल हुकूमत को चाहिए कि वो केपी को भी सपोर्ट करे, बाकी सबको भी सपोर्ट कुंडी करे। साहब, चूंकि आप ये बात कर रहे हैं कि केपी जो फेडरल हुकूमत है वो केपी को भी सपोर्ट करे, चूंकि आपका ताल्लुक केपी से है, तशवीशनाक सूरत हाल है यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में। हुकूमत अपने तौर पर तो इकदाम उठा रही है, ऑन बोर्ड भी है तमाम सूबे, एनसीसी और एनसीओसी के इजलास भी होते हैं, मगर क्योंकि आप पीपल्स पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप अपने तौर पर कौन से ऐसे मेजर्स ले रहे हैं ताकि इसका तदारुक किया जा सके हुकूमत के अलावा? देखिए, हर पार्टी सब जो है या जो भी है वो सपोर्ट कर रही है अपने लेवल पे। जो अगर डॉक्टरों के साथ सपोर्ट हो वो भी कर रहे हैं, जो अगर पब्लिक की सपोर्ट हो, चाहे अगर आप उसको राशन की सूरत में कहें, जिस किस्म की भी कहें, हर सियासी जमात इस वक्त और हर जो है वक्त फिक्र के लोग जिनके पास इस वक्त कुछ वसाइल हैं वो हर जगहों पे लगे हुए हैं। और ये अच्छी बात है कि इस दफा बल्कि होना भी यही चाहिए कि ज्यादा फोटो सेशन ना हो, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग हैं, सफेदपोश लोग हैं, जिसको आप राशन देते हुए जो आप जो तस्वीरों में जो प्रोसेस जो हमारे इस मुल्क में सोशल मीडिया का हुआ है, वो एक नहायत ही मतलब है कि अफसोसनाक हो रहा है जब आप राशन दे रहे हो किसी को और आप आप बेशक अपने जो है आप जो तस्वीरें खींच पहले से हम ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन लोगों के साथ तस्वीरें हमारे पास। जरा प्लीज आप रुकिएगा, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर ही रहिएगा। एमक्यूएम पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा हैं फैसल सजवारी साहब, वो भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम फैसल सजवारी साहब। जी वालेकुम सलाम। फैसल सजवारी साहब, आपकी जमात एमक्यूएम पाकिस्तान वफाकी में जो हुकूमत है पीटीआई उसकी अहम इत्तेहादी है, सूबे में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। ऐसे में जो खिला है खासतौर पर कराची आइट्स के लिए, कराची के लोगों को बड़ी अजीब अजीब किस्म की खबरें आ रही हैं, जो कि स्पेकुलेशन भी शायद हो, र्यूमर्स भी हो, मगर ऐसा हो रहा है। कराची पे कितना पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो है वो उससे आपकी जमात मुतमईन है कि इस वक्त जो सिंध में इकदाम लिए जा रहे हैं, कराची शहर में जो सबसे ज्यादा इससे मुतासर हुआ है उसमें जो इकदाम लिए जा रहे हैं, आप मुतमईन है उससे? देखें नादिया, दो चीजें हैं। एक तो ये है कि इस वबा के मुकाबले के लिए तो शायद दुनिया की कोई भी हुकूमत तैयार नहीं थी। तो क्या पाकिस्तान की सूबाई हुकूमत से आप शिकवा कर लें या क्या वफाकी हुकूमत से या किसी भी सूबे से। दूसरी जानिब है जो चीज आपके बस में हो कि उसमें आप क्या कर पाए, या जिसके वसाइल आपके पास हो उसमें आपने क्या किया। मेरे ख्याल में बात चीजें तो इसमें अहम है कि जहां सिंध हुकूमत ने जब यहाँ संजीदगी दिखाई कि कोरोना की वबा से रोकने के लिए अगर लॉकडाउन की जरूरत है, अगर इकदाम की जरूरत है, तो बावजूद इसके कि हम उनके मुखालिफ और ऑपोजिशन में हैं, हमने उनका बिल्कुल साथ दिया। लेकिन किसी भी मुल्क में आप लॉकडाउन उस वक्त तक कामयाबी के साथ नहीं कर पाए जब तक आपने जरूरतमंद लोगों के रोजगार का या उनको खाने पीने की अशिया की फराहमी को यकीनी नहीं बनाया। किसी मुल्क में उनके बैंकों में पैसे दिए गए और कुछ तरकीब निकाली गई। सिंध हुकूमत ने भी कहा कि जनाब हम इतने लाख राशन देंगे। हमारा मानना यह है कि हकीकत इसके बरखिलाफ है। राशन की तकसीम उस दौर हुई ही नहीं, यानी जहां जरूरत है वहां होनी चाहिए थी, सियासी बुनियादों के ऊपर नहीं होनी चाहिए थी, और जितना राशन कह रही है सिंध हुकूमत उतना तकसीम नहीं हो पाया। दूसरी बात यह जी कंटिन्यू कीजिए सॉरी सर। दूसरी बात ये कि महकमा सेहत की जो तैयारियां हैं या इस वबा के आने के बाद से उनकी जानिब से जो हिकमत अमली है वो भी बदकिस्मती के साथ मेरे सूबे में, मेरे शहर में सब तक नजर नहीं आती। मैंने 2 दिन पहले भी एक ट्वीट किया था सिर्फ कराची शहर के ही सिंध गवर्नमेंट के सरकारी अस्पतालों के नामों के साथ कि उनमें से कितनी
کی انتظامیہ کو صوبائی وزیر صحت صاحبہ ان کے ساتھ ملی، ان انتظامات کا جائزہ لیا، تو وہ ہمیں کہیں ان کی طرف سے اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی نظر نہیں آئی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں بہت بہتری کی گنجائش ہے، ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس موضوع پر سیاست نہیں ہونی چاہیے اور نہ ہم کر رہے ہیں، لیکن اگر میں یہ کہوں کہ جناب دنیا میں صرف سندھ حکومت ہی اس مسئلے سے نمٹ سکتی تھی، یہ میں زیادتی کروں گا، سندھ حکومت کے ساتھ یہ میں سیاست کر رہا ہوں، لیکن اگر میں یہ کہوں کہ نہیں جناب یہاں 100% راشن کی تقسیم درست ہو گئی ہے تو ایسا 50%۔ غالب صاحب، راشن کی تقسیم ٹھیک ہے، وہ ایک الگ پہلو ہے، بڑا امپورٹنٹ بھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو خاص طور پہ صوبہ سندھ کو لے کر ڈاکٹر فرقان کا جو کیس ہوا، پہلے تو شروع سے یہ ہو رہا تھا کہ سندھ حکومت کی بہت واہ واہ ہو رہی تھی، سب نے تعریف کی، ہم سمیت کہ سندھ حکومت نے بر وقت اور درست اقدامات لیے، لیکن اب جو چیزیں خبریں مل رہی ہیں کہ کورونا کے وارڈ میں زبردستی پیشنٹ کو داخل کیا جا رہا ہے، ڈیڈ باڈیز ہینڈ اوور نہیں کی جا رہی، پولیس پیسے کھا رہی ہے، ہاسپٹل انتظامیہ پیسے کھا رہی ہے۔ ڈاکٹر فرقان کا کیس آپ کے سامنے ہے، کس طرح سے 2 گھنٹے تک وہ سڑکوں پر پھرتے رہے، ان کو وینٹیلیٹر دستیاب نہیں تھا، ان کے فیملی کا ٹیسٹ نہیں ہوا، کل جا کے ہوا، اور اب خبر یہ ہے کہ ان کی مسز بھی ہاسپٹلائزڈ ہے۔ تو اس قسم کی جو خبریں ہیں بحیثیت کراچی آئٹ، آپ کراچی میں رہتے ہوئے کتنی صداقت ہے ان چیزوں میں، یہاں پر یہ بد انتظامی اگر کہیں تو کیوں ہو رہی ہے؟ دیکھیں یہ بد انتظامی اس لیے ہو رہی ہے، آپ نے پولیس کی جیسے مثال دے دی، پولیس یہاں پر مقامی نہیں ہے، پولیس یہاں تو ایسے پولیس اہلکار یہاں پر تعینات ہیں جو دبئی سمجھ کے مال کمانے کے لیے آئے ہوئے ہیں، جو اغوا برائے تاوان سے لے کر اقدام قتل چوری ڈکیتی کی وارداتوں میں ملوث پولیس افسران کراچی شہر کے علاوہ آپ کو پاکستان میں کہیں نہیں ملیں گے۔ یہی حال محکمہ صحت کا ہے، بھرتیاں ہوتی ہیں کسی اور ضلع میں، تعیناتیاں ہو جاتی ہیں ساری کی ساری کراچی میں، تو وہ جو سینسٹیوٹی ہے نا، جو حساسیت ہے وہ نہیں ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں۔ اور یہ جو ڈاکٹر فرقان والا مسئلہ ہے یا دیگر بھی، میں مرتضی وہاب میرے بھائی ہیں، میں ان کو سن رہا تھا، وہ فرما رہے تھے کہ اتنے وینٹیلیٹر دستیاب ہیں، لیکن یہ ساری کی ساری معلومات لوگوں کے پاس بھی ہونی چاہیے تھی، عام لوگوں کے پاس کوئی ویب سائٹ، کوئی طریقہ کار اس طریقے کا ہوتا۔ میرے اپنے علم میں گلشن اقبال میرا سابق حلقہ انتخاب، وہاں ایک فیملی کورونا کا شکار نکل آئی، ان کو کہا گیا کہ جناب کہاں جائیں، کوئی جواب نہیں مل رہا تھا۔ پھر ہم نے ایک اور سیاسی رہنما ہیں، انہوں نے اپنے اسپتال کو پرائیویٹ کو کہا ہوا ہے کہ جی میں نے کر دیا کورونا کے لیے، ہم نے وہاں بھیجا تو پتا چلا وہ صرف ڈھکوسلا تھا، وہ صرف ٹویٹ کی حد تک تھا۔ پھر تو 2 دن تک ہم خود گھومتے رہے ایک فیملی کو لے کر، تو یہ تو حقیقت حال ہے کہ ایسا ہی ہو رہا ہے۔ سبزواری صاحب، بہتری کی گنجائش، جس آپ سے پہلے بھی بات ہوئی، آپ نے کہا کہ بہتری کی گنجائش تو ہمیشہ ہر صورت میں رہتی ہے، چاہے حکومت ہو چاہے اپوزیشن کا رول ہو۔ کنڈی صاحب بھی ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ فیصل کریم کنڈی صاحب، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کو 2 سال مکمل ہونے کو ہیں اور اپوزیشن ایک پیج پر ہمیں آتی نظر نہیں آتی۔ اب خاص طور پہ اگر ٹائیگر فورس کی بات کرتے، ٹائیگر کے نام پر کبھی ایشو ہو جاتا ہے، کبھی جو لوگ رجسٹر ہوئے ہیں ان کو اپنا کام کرنے نہیں دیا جا رہا، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو اپنے ذاتی مفادات ہیں ان کو پھر وقت، چونکہ تقاضا وقت کا یہ ہے کہ کورونا کا ڈٹ کر ایک ساتھ مقابلہ کیا جائے، تو پسے پوچھ ڈال کر یہ دیکھا جائے کہ کورونا کے خلاف تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ ایک پیج پر ہیں اور بالکل اس طرح سے مقابلہ کر رہی ہیں جس طرح سے مقابلہ کرنے کا حق ہے۔ دیکھیں آپ کی بات بہت درست ہے اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے، اور یہ جو مین رول ہے یہ وفاق کی رول پلے کر سکتی ہے، اور ہم نے ہمیشہ کہا کہ پرائم منسٹر صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ آل پارٹیز کانفرنس بلاتے، تمام اسٹیک ہولڈرز کو، تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بلاتے اور دنیا کو ایک میسج دیتے اور قوم کو ایک میسج دے کہ تمام پاکستانی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں یا اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ سارے ایک پیج پہ ہیں۔ ماضی میں اگر آپ دیکھو گے اس ملک میں سوات آپریشن ہوا، اپنا وزیرستان آپریشن ہوا، اس کے بعد ایک ایلس کا واقعہ ہوا، فلڈ آیا، زلزلے آئے، تو اس وقت بھی تمام چیزیں سیاستدان برطاق رکھ کے انہوں نے آل پارٹیز کانفرنس میں بھی شرکت کی اور انہوں نے دوسروں کو سپورٹ کیا۔ ہم نے ہمیشہ یہ کہا کہ آل پارٹیز کانفرنس ہونے چاہیے جس میں تمام پولیٹیکل لیڈرشپ ہو، چاہے وہ پارلیمنٹ میں موجود ہے یا پارلیمنٹ میں نہیں ہے، ان کو آن بورڈ کرنا چاہیے اور ان سے بھی مشاورت کرنی چاہیے کہ ہم اس مشکل گھڑی میں ہمیں قوم کو جو ہے سپورٹ کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے۔ ہر چیز میں اگر آپ کہیں کہ جی ہم نے تنقید کریں تو تنقید تو اگر ہم شروع کر لیں ایک چیز سے تو آپ ہر صوبے پہ اٹھائیں اور بہت لمبی چارج شیٹ ہر کوئی کر سکتا ہے، لیکن جو ہے تنقید برائے نہیں ہونی چاہیے، لیکن اگر یہ تنقید برائے اصلاح ہے تو اس میں میرا خیال ہے کوئی حرج نہیں ہے۔
देखें तनकीद पर इस्लाह होनी चाहिए, लेकिन हम सिर्फ ये ना करें कि हम सिर्फ पॉलिटिक्स करें और तर्कीब पर तकीद करें। हमें तर्कीब पर इस्लाह करनी चाहिए। ठीक है, एक ऐसी चीज होगी जो हमें नहीं होगा, एक सूबे में सिंध में शायद ना हो और उसकी इस्लाह हो सकती है। कोई चीज हम बता रहे होंगे वो केपी में या फेडरल में या पंजाब में एक चीज होगी, तो हमें कम अज कम ये भी करना चाहिए सियासतदानों के, हम आ जाए टीवी टॉक शोज में और हम एक सर्कस बनाए और लोगों को बताएं कि हम आपस में लड़ रहे हैं, बल्कि हमें आपको सपोर्ट नहीं करें, आपस में लड़ रहे हैं। ठीक है फैसल सरदारी साहब, मुझे एक और चीज बड़ा कंसर्न है, क्योंकि लॉकडाउन स्ट्रिक्ट लॉकडाउन, मजीद स्ट्रिक्ट लॉकडाउन, इज दिस द ओनली सोल्यूशन टू कॉम्बैट विद द कोविड-19, या फिर जो वफाक की पॉलिसी है कि स्मार्ट लॉकडाउन? ताजिर बरादरी सिंध की बड़ी कंसर्न है, बड़े परेशान है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर बहुत ज्यादा परेशान है, ये रमजान मुबारक का महीना है, क्या आप लोग उनके साथ राब्ते में हैं? हुकूमत सिंध, उनकी सुनवाई हो रही है वहां पर? जी, पहली बात तो ये है कि सख्त तरीन लॉकडाउन से आप मरीजों की तादाद को कम कर सकते थे और लोकल ट्रांसमिशन कम कर सकते थे, इसीलिए हमने लॉकडाउन की पहले दिन से हिमायत की। लेकिन जिस तरह का लॉकडाउन अब यहाँ देखने में आ रहा है, उस लॉकडाउन के नाम के ऊपर एक मजाक है। जिस तरीके से अशय खुरोनोश की दुकानों के ऊपर और दीगर बाजारों में रश है, तो हम ये समझते हैं कि जब हुकूमत ये लोकल ट्रांसमिशन नहीं रोक पा रही, ये लॉकडाउन पे अमल दरामद नहीं करा पा रही, और लॉकडाउन के नाम पर पुलिस ने जिस तरीके से यहाँ बदतमीजी बदतहजीबी की है फैमिलीज के साथ, लोगों के साथ डबल सवारी के नाम पर, तो आप जब ये सब कुछ नहीं कर पा रहे तो बेहतर यही है कि आप तो ताजिरों को स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बना के दें, उन एसओपीज के साथ उनको कारोबार खोलने दें। सब्जवारी साहब, अगर लोग बात नहीं सुन रहे हैं, लोग बात नहीं मान रहे हैं, गो कि पुलिस का रवैया गलत हो सकता है, लॉ इन्फोर्समेंट बहुत जरूरी है, तो फिर आपके ख्याल में क्या तरीकाकार हो सकता है? अगर लोग बात नहीं सुनते तो वो नहीं करे। हो नहीं सकता है, जब आप दीगर अजला से लाकर यहाँ पुलिस एहलकारों को छोड़ देंगे, उनकी कोई हसासियत नहीं होगी लोकल पॉपुलेशन के हवाले से, तो वही होगा जो कराची शहर में यहाँ की पुलिस करती आई है और आज भी कर रही है। पहली बात तो। दूसरी बात यह कि अगर आपने अमल दरामद कराना है, आप कर्फ्यू लगा देते ना। किसने मना किया था? कर्फ्यू का ऑर्डर दे देते कि हम कर्फ्यू लगा रहे हैं, नहीं लगाया आपने। अच्छा, फिर आपने कहा कि लॉकडाउन, हमने तो हिमायत की कि लॉकडाउन करें, डिस्करेज किया लोगों को ना निकलें, इनकरेज किया कि आप अपने घरों में बैठें, सारी की सारी हमने तो एक्टिविटीज की। लेकिन हो क्या रहा है, आप एक आदमी को उस वक्त घर में बैठने के ऊपर आमादा कर सकते हैं, गरीब आदमी को, जब उसको रियासत और हुकूमत ये यकीन दिला दे कि उसके बच्चे भूखे नहीं मरेंगे। वरना एक आदमी जब अपने बच्चों को भूख से मरता हुआ देख रहा होगा तो वो फिर किसी कोरोना की परवाह नहीं करेगा। इसलिए ये जो मैं कह रहा हूँ, ये राशन जो है ना, जिसको आपने कहा कि ये भी एक पहलू, ये बहुत अहम तरीन पहलू है। हम तनख्वाहदार तबके का या जो दरमियानी कारोबारी है, शायद उनका नहीं मसला होगा, हम गुजार सकते हैं चंद महीने, लेकिन जो रोजाना का कमाने वाला है, जिसकी तादाद कम अज कम कराची शहर में 40 लाख से कम नहीं है, जाली मर्दमशुमारी को मैं नहीं मानता, 2.5 से 3 करोड़ की आबादी है, जिसमें से कम अज कम 40 लाख जो लोग हैं वो ऐसे हैं रोजाना खाने कमाने वाले। उनको आप खाना नहीं फराहम कर सकते, तो फिर आप उनसे ये तवक्को करेंगे कि वो पूरा पूरा घर भूख से मर जाए, भले उसको कोरोना ना हो। खाना की बंदोबस्त है। बहुत शुक्रिया फैसल सरदारी साहब पीटीवी के लिए वक्त निकालने का, और इसी तरह फैसल करीम कोहली साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और ये चीजें मेरा इसमें कोई शक नहीं है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने बर वक्त इकदाम किए, बहुत सारी चीजें हुई, हर तरह से वाहवाह हुई, लेकिन अब जो खबरें वहां से आ रही हैं, खासतौर पर डॉक्टर फुरकान जैसे जो केसेस, वो इंतहाई हौलनाक है। मुझे आज सीएम सिंध का मैं वीडियो स्टेटमेंट सुन रही थी, वो कह रहे थे कि डॉक्टर फुरकान की रिपोर्ट आ गई है उस केस की, क्या हुआ था हमने वो फॉरवर्ड कर दी है, उस पर एक्शन लेने की बात कर दी है, लेकिन उस रिपोर्ट में किन की निशानदेही की है, किन को जिम्मेदार ठहराया गया है, ये कोई छोटा मसला नहीं था, ये बहुत बड़ी बात। नादिया, जो बात का जवाब सामने आया था वो यही था कि डॉक्टर से गफलत की बिना पर ये सारी कार्रवाई हुई है। पता चले ना आवाम को, पब्लिक इस हवाले से मजीद भी जी बिल्कुल, हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं नाज़रीन, उसके बाद वापस आते हैं तो मजीद डिस्कशन का सिलसिला जारी रखेंगे। स्टेट
جس نے کسی ایک انسان کو قتل کیا اس نے گویا ساری انسانیت کو قتل کیا، اور جس نے ایک انسان کی جان بچائی تو گویا اس نے تمام انسانوں کی جان بچائی۔ یقین رکھو کورونا کی آمد سے کسی کی جان لینا یا بچانا ہجوم میں جانے یا نہ جانے کا سوال ہے۔ ہر مسلمان پر فرض ہے اپنی اور اوروں کی جان کی حفاظت کرنا۔ رمضان کے دوران وبا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے نماز اور تراویح گھر پر ادا کریں۔ اگر مسجد جانا بھی ہو احتیاط کریں، لوگوں سے فاصلہ رکھیں اور اپنے عزیزوں کو محفوظ رکھیں۔ یہی کورونا کو روکنے کا طریقہ ہے۔ میرا گھر میری جنت، گھر میں رہیے محفوظ رہیے۔ اس سے پہلے ہم نے بات کی فیصل کریم کنڈی صاحب سے، فیصل سبزواری صاحب سے، ان کا جو پوائنٹ آف ویو تھا وہ آپ تک پہنچایا ناصرین۔ ڈاکٹر طاہر شمسی ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں جو کہ ہیڈ آف نیشنل انسٹیٹیوٹ آف بلڈ ڈیزیزز ہیں، ان سے ہم بات کریں گے۔ السلام علیکم شمسی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے خیریت سے ہیں آپ شمسی صاحب؟ جی اللہ کی مہربانی بالکل۔ اچھا شمسی صاحب، آج پلازما کا پہلا ایکسپیریمنٹ ہوا ہے اب تک اپ ٹو مائی نالج، بتائیے گا کیسا یہ ایکسپیریمنٹ رہا ہے اور کیا فیڈ بیک ہے اس کے اوپر؟ دیکھیے جناب، یہ پیسو امیونائزیشن کا کلینکل ٹرائل ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں جی، اور یہ پچھلے ہفتے اللہ کے حکم سے اسٹارٹ ہو چکا ہے، اور جس کی خبر 2 دن پہلے میڈیا میں آئی ہے وہ پہلا پیشنٹ نہیں ہے، وہ کئی پیشنٹ میں سے ایک پیشنٹ ہے۔ اس کی تفصیل جو ہے بتانا کلینکل ٹرائل کے سلسلے میں اور پیشنٹ کی کانفیڈینشیلٹی کو بریچ کرنا جو ہے یہ ان ایتھیکل تصور کیا جاتا ہے اور انلیگل تصور کیا جاتا ہے۔ تو اس کی تفصیل میں جائے بغیر میں موٹی موٹی باتیں بتا دیتا ہوں کہ پیسو امیونائزیشن کا جو کلینکل ٹرائل ہے پاکستان میں الحمدللہ ایک ہفتے پہلے شروع ہو گیا۔ 3 شہروں میں 3 ہاسپٹلز میں پلازما دینا شروع کر دیا گیا ہے، اور شروع کے جو مریض ہیں ان کے شروع کے جو چند دن ہیں وہ ایک بہت حوصلہ افزا اس کے اندر ہمیں صورت نظر آئی ہے، اور سب سے اہم بات یہ کہ اس کو دینے سے کسی قسم کے کوئی سائیڈ افیکٹ اور کوئی ایڈورس ریئیکشن ہم نے نوٹ نہیں کیے۔ اچھا دوسری بات ہمیں سمجھنے کی جی پلیز کنٹینیو کیجیے۔ کنٹینیو کیجیے شمسی صاحب اپنے پوائنٹس کو۔ جی بالکل۔ اچھا، ایران نے پچھلے اختتام پہ رپورٹ کیا ہے تہران ٹائمز میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کہ 40% ریڈیوس ہوئی ہے ڈیتھ ریٹ ان کے ہاں جب سے انہوں نے پلازما استعمال کرنا شروع کیا تھا، پیسو امیونائزیشن کرنی شروع کی تھی اس وقت کے مقابلے میں جب وہ پلازما نہیں دے رہے تھے۔ امریکہ میں 1500 ہسپتال یہ پیسو امیونائزیشن کے کلینکل ٹرائل میں مصروف ہیں، اور 600 مریض پچھلے 1 مہینے کے دوران ان کو اس کلینکل ٹرائل میں شامل کر لیا گیا ہے، اور اس حد تک حوصلہ افزا رزلٹ ہے کہ امریکن FDA نے اب یہ کلینکل ٹرائل کے علاوہ ٹرائل کے بغیر بھی استعمال کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے کہ بغیر ٹرائل کے بھی استعمال کرایا جا سکتا ہے امریکہ کی حد تک۔ تو یہ ایک اگر خراب ہوتے تو شاید ایسا کام نہیں کرتے ہو۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، اب 2-3 چیزیں ہیں جو ہمیں جاننی ہے۔ ہم ان کی جو کانفیڈینشلٹیز ہیں ان کو ہم بریچ نہیں کرنے جا رہے، مگر کیا ہم یہ جان سکتے ہیں کہ یہ کیا ایج گروپ ہے، پلس یہ کہ جو مورٹیلٹی ریٹ ہے اگر ہم ایران سے کہ آپ مثال دے رہے ہیں امریکہ کی، تو وہاں تو آلریڈی بہت زیادہ ہائی تھا جو الحمدللہ قدرے کم ہے ہمارے ملک میں۔ تو ایک تو یہ جاننا یہ ہے کہ کیا اس سے جو کریٹیکل کیسز ہو جاتے ہیں یا جو سیویئر ہو جاتے ہیں اس میں بھی بہتری ہے، یعنی کریٹیکل کی جائے بغیر ریکور ہو رہے ہیں، ریکوری ریٹ کیا ہے، ایج گروپ کیا ہے، پلس ڈونرز آپ کے پاس کس طرح سے آ رہے ہیں، کوئی اپیل آپ نے کی ہوئی ہے جو ریکورڈ ہے کووڈ-19؟ جی بہتر، میں ایک ایک کر کے جواب دے دیتا ہوں۔ دیکھیے یہ جو لوگ ہیں ان کی عمریں جو ہیں وہ 19 سال سے لے کے اور 63 سال تک کی عمر ہے، یعنی ہر ایج گروپ کے لوگ ہیں۔ اچھا جی، دوسری بات یہ ہے کہ یہ لگانے کے بعد یہ کریٹیکل بھی تھے، وہ بھی تھے جو وینٹیلیٹر پہ تھے اور وہ بھی جو وینٹیلیٹر پہ جانے والے تھے، اور پلازما لگانے کے بعد الحمدللہ ہمیں بہت ہی پیرامیٹر جو ہیں ان کے وہ حوصلہ افزا ہمیں نظر آنے شروع ہو رہے ہیں۔ اچھا، جو پلازما کے ڈونرز ہیں، اچھا 5000 سے زیادہ افراد جو ہیں وہ کلیئر ہو چکے ہیں، کورونا سے صحتیاب ہو چکے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پاکستانی بہن بھائیوں کی جانیں بچانے کے لیے ان کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا، پلازما ڈونیٹ کرنا پڑے گا۔
اور ہر اس شخص کو جو کہ ریکور ہو چکا ہے اس کا PCR ٹیسٹ 2 دفعہ جب نیگیٹو آ جائے تو اس کے 2 ہفتے کے بعد انہوں نے پلازما اپنا ڈونیٹ کرنا چاہیے ان کو، تاکہ ان کے دیے ہوئے پلازما سے ہر پلازما 2 انسانوں کی جانیں، 2 پاکستانی بھائی بہنوں کی جانیں بچائی جائیں گی۔ تو میں QTV کے توسط سے تمام پاکستانی بھائی بہنوں سے اپیل کرتا ہوں کہ جو لوگ کورونا سے صحتیاب ہو چکے ہیں وہ اگر کراچی کے آس پاس کے رہنے والے ہیں تو NIPD میں آ کے پلازما ڈونیٹ کیجیے، اور اگر وہ حیدرآباد کے آس پاس کے رہنے والے ہیں تو جام شوروں میں کیجیے، سکھر ایک تیسری جگہ ہے، اس کے علاوہ لاہور میں PKNI ہے، اس کے علاوہ پن ہاسپٹل ہے اسلام آباد میں، اس کے علاوہ پشاور میں حیات آباد میڈیکل کمپلیکس ہے۔ یہ وہ جگہیں ہیں یہاں پر آپ نے آ کے ڈونیٹ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ سے یہ بھی امپورٹنٹ کوشچن جاننا چاہتے ہیں کہ اس کا آنسر آپ سے لیں گے کہ پلازما کلیکشن کی شیلف لائف کتنی ہے، کتنے ٹیمپریچر پر اس کو ہم رکھ سکتے ہیں، اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے اس طریقہ کار کو ریکگنائز کر لیا ہے، یہ طریقہ کار کتنا طویل ہے اور کتنا وقت درکار ہوتا ہے اس پورے پروسیس میں؟ جی، پلازما جو ہے یہ اس کو فریز کر کے رکھا جاتا ہے فروزن فارم میں۔ اگر یہ -80 پہ رکھا جائے تو یہ 7 سال کچھ نہیں کہتا، جب -40 پہ رکھا جائے تو یہ 2 سال تک کچھ نہیں کہتا، اور اگر یہ 20 ڈگری سینٹی گریڈ پہ رکھا جائے تو 3 مہینے کے اندر اندر اس کو استعمال کرنا ہے۔ WHO جو ہے وہ کوشش ہے اس معاملے میں، اس کو ایکسپیریمنٹل ٹریٹمنٹ ہی کہہ رہی ہے۔ اسٹینڈرڈ آف کیئر ابھی تک کسی نے نہیں کہا اس کو، نہ WHO نے، نہ FDA نے، نہ پاکستان کی جو ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی ہے، نہ اس نے۔ ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر طاہر شمشی صاحب۔ وقت کی کمی کے باعث ہم آپ سے مزید ڈیٹیل میں بات نہیں کر سکتے، لیکن انتہائی حوصلہ افزا بات، اور آئی ول ٹرائی کہ ہم ان کو دوبارہ سے اپنی ٹرانسمیشن کا حصہ بنائیں۔ ناظرین، خبر نامے کا وقت ہوا چاہتا ہے، ٹرانسمیشن کا سلسلہ 10 بجے کے بعد جاری رہے گا۔ دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ زون 4G کی ہر 200 روپے زائد کی ریچارج میں پائیں 1 GB ڈیٹا بالکل فری۔ آفر ایکٹیویٹ کرنے کے لیے ابھی *99# ڈائل کریں۔ ایک نئی آفر، ایک نیا خواب۔ زون 4G۔ آئے سب مل کر اپنی زکات شوکت خانم ہسپتال کو دے کر ان کے پیاروں کا علاج کروائیں اور معصوم بچوں کا بچپن انہیں واپس لوٹائیں، کیونکہ بچپن تو ماں کی زندگی سے ہے۔ ڈونیٹ آن لائن یا گھر بیٹھے زکات و عطیات دینے کے لیے ابھی کال کریں